हेलो एवरीवन, मैं सादिया आपका स्वागत करती हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की इस क्लास में। आज हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट ब्रीडिंग आखिर होता क्या है? हिंदी में इसे पौधों का प्रजनन कहते हैं। मतलब यह है कि नए नए प्रकार के पौधों का उत्पत्ति करना, आविष्कार करना, बनाना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग उन सभी सिद्धांतों और तरीकों का संग्रह है जिससे कि हम पौधों को बदल सकते हैं, ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम जिन चीज़ों से बने हैं जिससे हमारी संरचना हुई है, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट और साइंस दोनों क्यों कहा गया है। वाविलोव एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग को मानव द्वारा किया गया इवोल्यूशन कहा है। नेचुरल इवोल्यूशन तो आप जानते ही होंगे। इसी नेचुरल इवोल्यूशन की वजह से हम इस धरती पर हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग प्लांट्स के लिए मैन मेड इवोल्यूशन है। आप इसे एक खेल की तरह समझ सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं प्लांट को वैसा बना सकते हैं। जैसे कि कोई टॉल प्लांट है, उसे हम डॉफ बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। टॉल को आखिर डॉफ क्यों बनाएंगे? क्योंकि टॉल जो है उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो गिर जाता है, लेकिन डॉफ में लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हम टॉल से डॉफ प्लांट्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें डिजीज़ेस ज़्यादा आती है, जिसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं। उसे हम ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें डिजीज़ ना हो, जिसमें इंसेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, उसमें कम इंसेक्ट्स बनाने वाले प्लांट बनाते हैं, जिसमें शैटरिंग हो जाए। शैटरिंग बोले तो जिसके दाने खुल के गिर जाएं, जैसे कि मूंग में ये प्रॉब्लम है, तो हम नॉन शैटरिंग वैरायटीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा है। हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने डोमेस्टिकेशन किया। जो जंगली पौधे थे उनको उगाया, उनका मैनेजमेंट किया। तो डोमेस्टिकेशन सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमने मतलब कि हमारे पूर्वजों ने नए पौधों को इंट्रोड्यूस किया, एक जगह से दूसरे जगह लाए। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने चुनने का काम किया, दैट इज़ सिलेक्शन किया। जो उनको चाहिए था, जो कैरेक्टर्स चाहिए थे, जैसे छोटे डॉफ प्लांट्स चाहिए तो उन्होंने डॉफ प्लांट सेलेक्ट किए, और इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग आगे बढ़ा है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो पहली फ़ोटो है उसमें आप मेज़ देखिए। मेज़ पहले कैसा था? टियोसेंटे नाम का एक ग्रास था जो मेक्सिको में ग्रो होता था। तो उसका जब डोमेस्टिकेशन किया गया, उसके बाद उसी से डोमेस्टिकेशन करते करते मॉडर्न मेज़ में हमारा आज का मेज़ प्लांट जो मक्का है वो आया है। आप देख सकते हैं जो पहले टियोसेंटे था वो बिल्कुल खाने लायक नहीं था, लेकिन आज का मक्का देख लीजिए, सब कितने खुशी से खाते हैं। बरसात हो गई और सब मक्के के पीछे दीवाने। दूसरी फ़ोटो भी आपको दिखेगी जिसमें मेज़ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। आप देखिए मेज़ बिल्कुल खाने लायक नहीं था, लेकिन उसके डोमेस्टिकेशन के बाद मेज़ कैसा बन गया। उसी तरह जो पुराना वीट था, मतलब जो एंशियंट वीट था, जो वाइल्ड वीट था, उसके स्मॉल कर्नल्स थे, उसके दाने बहुत छोटे थे, वो अपने आप गिर जाते थे, हवा चलती थी और वो दाने गिर जाते थे। लेकिन डोमेस्टिकेशन के बाद जो मॉडर्न वीट आया उसके कर्नल्स बड़े थे, जो कि प्लांट में चिपके रहते थे और वो गिरते नहीं थे। प्लांट ब्रीडिंग का सेकेंड फेज़ है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों करते हैं? तो सबसे पहले जान लें कि नेचुरल वेरिएशंस क्या होता है। जैसे कि अलग अलग तरह के फूल, ज़्यादा फूल, कम फूल, किसी भी पौधों में होना, अलग तरह के पत्ते, चौड़े पत्ते, पतले पत्ते,
ये सारी चीज़ें नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, मतलब डाइवर्सिटी, ये है नेचुरल वेरिएशन। तो सिलेक्शन तभी उपयोगी होता है जब वेरिएशंस डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहे। बिना वेरिएशन के सिलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें जब हम हर स्टेप पे सिलेक्शन करते हैं तो उसकी मौजूदा सारी वेरिएबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर राइस क्रॉप में लॉन्ग कर्नल्स का सिलेक्शन करना है, तो फर्स्ट स्टेप में राइस क्रॉप में लॉन्ग कर्नल्स को सेलेक्ट किया। जो प्लांट्स लगाएं उनमें फिर से लॉन्ग कर्नल्स सेलेक्ट किए। इससे हमारे पास धीरे धीरे सिर्फ लॉन्ग कर्नल्स वाले पौधे ही बचेंगे। तो अब सिलेक्शन करके किसी और किस्म का कर्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ लॉन्ग कर्नल्स ही सेलेक्ट किए हैं, तो वेरिएशन आएगा कहाँ से? इसलिए कहते हैं कि सिलेक्शन इज ओनली एडवांटेजियस टिल नेचुरल वेरिएशन इज प्रेजेंट। हाउएवर, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में नेचुरल वेरिएशन क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आती रहती है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन के केस में सिलेक्शन एडवांटेजियस रहता है। जो वेरिएशंस हेरिटेबल होते हैं वही रिस्पॉन्ड करते हैं सिलेक्शन को, जैसे कि स्लाइड में क्लियरली लिखा है, वेरिएशंस ऑफ हेरिटेबल नेचर रिस्पॉन्ड्स टू सिलेक्शन। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, सचिन इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट ये वेरिएशन हेरिटेबल नहीं है। ये ग्रेट प्लेयर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ये उनकी हेरिटेबिलिटी, इनके हेरिटेबल कैरेक्टर्स में नहीं आता है, इसलिए उनके बच्चे अच्छा खेलेंगे यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सचिन के बोलने का तरीका, उसकी हाइट हेरिटेबल वेरिएशन में आती है, तो उसके बच्चों में यह गुण आएंगे। अब हम स्लाइड में ये देख लें कि एक वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका ओलेरेशिया से कैसे 5 तरह के प्लांट्स हमने बनाए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। जब हमने अलग अलग तरह के फूल को सेलेक्ट किया तो हमें ब्रोकली मिला। जब हमने टर्मिनल लीफ बड, बोले तो जो लीफ बड होता है उसे सेलेक्ट किया तो हमें कैबेज मिला। जब हमने अलग अलग तरह के पत्तों का सिलेक्शन किया तो हमें केल मिला। उसी तरह जब हमने फ्लावर बड्स को सेलेक्ट किया तो हमें कॉलीफ्लावर मिला। थर्ड फेज हाइब्रिडाइजेशन है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग जेनेटिकली डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स। कोई भी ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करना है जो एक दूसरे से अलग हो। दो वैरायटी के बीच में क्रॉस करें तो उसे इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आजकल जो सबसे कॉमन मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, वो इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन ही है। अगर दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करें तो उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था और वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ही था। उसने डायंथस बार्बाटस और डायंथस कैरियोफाइलस को क्रॉस किया और उसे फेयरचाइल्ड्स म्यूल मिला। ये फर्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं। जब दो जेनेस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए तो उसे इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसे हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल रेफिनो ब्रासिका है। इसमें हम रेफिनस और ब्रासिका इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया था कार्पेनचेंको ने, और उसे जो हाइब्रिड मिला उसे रेफिनो ब्रासिका कहा। एक और हाइब्रिडाइजेशन है, वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं। प्रोटोप्लास्ट मतलब ऐसे सेल जिनका सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए और फिर इलेक्ट्रिकली उनको फ्यूज करा के हम नए प्लांट्स डेवलप करते हैं। और ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन निकोटियाना में यूज़ हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मतलब कि जब हमने
कोई भी दो प्लांट्स को क्रॉस कराया तो हमें आखिर मिलेगा क्या? इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हमें प्योर लाइन्स और हाइब्रिड्स मिलेंगे। प्योर लाइन्स क्या है? जब दो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को क्रॉस करने के बाद हम कंटिन्यूअस सिलेक्शन करेंगे तो हमें प्योर लाइन मिलेगा। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड इज द F1 progeny ऑफ अ क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स। जैसे कि जो मेंडल ने किया था, मेंडल ने टॉल और डॉफ प्लांट को क्रॉस कराया और उसका जो F1 है दैट इज द हाइब्रिड। तो जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को क्रॉस करने के बाद F1 आता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के केस में हमें हाइब्रिड, सिंथेटिक और कॉम्पोजिट 3 टाइप की वैरायटीज़ मिलेगी। हाइब्रिड तो हम जान लिए क्या होता है, तो सिंथेटिक और कॉम्पोजिट क्या है ये सिंपल लैंग्वेज में या ले मैन की लैंग्वेज में हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी बाद में इसके जब चैप्टर्स आएंगे तब समझेंगे। तो सिंथेटिक ऐसी वैरायटी है जिसमें हम डिफरेंट लाइंस को इंटरमेट करते हैं और उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर जो हमें सीड मिले उसे मिक्स कर देना है। कॉम्पोजिट में हम कंबाइनिंग एबिलिटी नहीं देखते हैं, बस आउटस्टैंडिंग लाइंस को क्रॉस बनाकर ओपन पॉलिनेशन, मतलब कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पॉलिनेशन अलाउ कर देते हैं। तो सिंथेटिक और कॉम्पोजिट आखिर यूज़ क्यों करें? क्योंकि जो हाइब्रिड है वो F1 के बाद सेग्रीगेशन करने लगता है। सेग्रीगेशन आपने पढ़ा होगा मेंडल के केस में, F1 में हमारा कैपिटल T और स्मॉल t आता है, लेकिन जैसे ही हम उसे सेल्फ करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के जीनोटाइप्स आते हैं, टॉल एंड डॉफ। तो बस इसी सेग्रीगेशन की वजह से हम हाइब्रिड्स को बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट सिंथेटिक और कॉम्पोजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोन्स, जब एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो वी गेट द क्लोन्स। क्लोन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे लगे। चौथा फेज प्लांट ब्रीडिंग का है नोवल जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करना। इसका मतलब नया बिल्कुल अलग सा वेरिएशन बनाना जो कि क्रॉप स्पीसीज में प्रेजेंट ही ना हो। तो इसमें आएगा पहला म्यूटेशन में हम रेडिएशंस यूज़ करते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस यूज़ करते हैं और नया कुछ वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो स्वामीनाथन ने लर्मा रोजो और सोनोरा 64 को म्यूटेशन से पूसा लर्मा और शरबती सोनारा बनाया था। उसी तरह आता है सोमा क्लोनल वेरिएशंस। इसमें टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होने लगता है कल्चर्ड सेल्स में, वो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाएगा। पूसा जयकिसन एक सोमा क्लोनल वेरिएंट है ब्रासिका जंशिया का। इसकी सीड्स बोल्ड होते हैं और इसमें हमें यील्ड एडवांटेज भी मिलता है। उसी तरह पॉलीप्लाइडी एक तरीका है नोवल जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने का। इसमें हम जीनोम के कॉपी नंबर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि 2n से 4n बना देना। नॉर्मली डिप्लॉइड प्लांट्स प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उसकी कॉपीज़ को बढ़ाएंगे, जीनोम की कॉपीज़ को बढ़ाएंगे, तो उसकी पॉलीप्लॉइडी लेवल आ जाएगी। जैसे वीट मोनोप्लॉइड डिप्लॉइड से हेक्साप्लॉइड बना, उसी तरह प्लॉइडी से हम नया जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। निकोटियाना डिग्लूटा, हमने निकोटियाना
ग्लूटिनोसा से बनाया था। फिफ्थ और फाइनल फेज प्लांट ब्रीडिंग का जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसमें जो यूज़फुल जीन्स दूसरे प्लांट या एनिमल में हैं उसे रिक्वायर्ड प्लांट्स में ट्रांसफ़र करके एक्सप्रेशन कराया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स GEAC दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी द्वारा अप्रूव की जाती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि GEAC किसके अंदर आता है। इसमें एक एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इस टोमेटो में एंटीसेंस जीन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। एंटीसेंस के ज़रिए जो एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरेनेज है उसे साइलेंस किया गया, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा जिससे कि पेक्टिन जो कि सेल वॉल में होता है वो डिग्रेड नहीं करेगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो टोमेटोज़ जो है वो पेरिश नहीं करेंगे, मतलब वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, उनकी जो शेल लाइफ है वो बढ़ जाएगी। उसी तरह है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में बैक्टीरियल जीन को ट्रांसफ़र किया गया ताकि उस पे बॉल वॉर्म का अटैक ना हो, तो जो लॉसेस होती है वो रिड्यूस हो जाए। उसी तरह बीटी एग प्लांट है दैट इज़ बीटी ब्रिंजल। आप फोटो में देख सकते हैं कि जो नॉन बीटी एग प्लांट है उसमें कितने कीड़े लगे हुए हैं और जो बीटी एग प्लांट है उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे हैं। चलिए अब हम जानते हैं प्लांट ब्रीडिंग, आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी तीनों कैसे है। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को देखते हैं। सिलेक्शन ये आर्ट है, डोमेस्टिकेशन ये भी आर्ट है। तो इस तरह प्लांट ब्रीडिंग आर्ट हुआ। जब किसी मटेरियल को हम फील्ड में ग्रो करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, तो वो साइंस में जाता है। तो इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस भी है। जब हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ आती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ आवर स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो उसे हम टेक्नोलॉजी में काउंट करते हैं। इसी वजह से प्लांट ब्रीडिंग को हम आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी तीनों कहते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हाई यील्ड है। दूसरा है बेटर क्वालिटी। तीसरा है रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। चौथा मैच्योरिटी ड्यूरेशन में ऊपर नीचे करना है, या तो मैच्योरिटी बढ़ाना है या तो मैच्योरिटी घटाना है। मोस्टली हम मैच्योरिटी घटाने की ही कोशिश करते हैं। एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल हमें प्लांट्स चाहिए होते हैं। फ़ोटो और थर्मो इंसेंसिटिव प्लांट्स डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव भी होता है। फ़ोटो मतलब लाइट इंसेंसिटिव होना चाहिए, थर्मो इंसेंसिटिव मतलब टेम्परेचर से इंसेंसिटिव होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हम टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी हटाने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। जैसे कि लेथाइरस में वी ट्राई टू एलिमिनेट द बोआ कंपोनेंट, जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है। जो भी चेंजेस जेनोटाइप मतलब कि इंडिविजुअल प्लांट में लाना है, उन चेंजेस के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी है जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना। जेनेटिक वेरिएशन बैकबोन है ब्रीडिंग का। या नेचुरली प्रेजेंट वेरिएशन को यूटिलाइज किया जाता है या नए वेरिएशंस बनाए जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने के बाद हम उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं
जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दिखे। फिर उस सेलेक्टेड लाइन, स्ट्रेन या पॉपुलेशन को इवैल्यूएट करना होता है कि क्या वो लाइन मौजूदा वैरायटी से बेहतर है। अगर वो बेहतर होती है तो रिलीज़ एंड देन नोटिफाई किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, पहले वैरायटी रिलीज़ होती है एंड देन नोटिफाई। फिर फाइनली सीड्स का मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सबमर्जेंस टॉलरेंट राइस वैरायटी चाहिए तो सबसे पहले हम सोर्सेज ढूंढेंगे जो पानी में बिना सड़े गले रह सके। सोर्सेज हमें डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज से मिल सकते हैं। अगर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीटी कॉटन में दिक्कत बॉल वॉर्म का अटैक था, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नई वेरिएबिलिटी क्रिएट की गई, दैट इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट। देन कंटिन्यूस सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन के बाद बीटी कॉटन की वैरायटीज़ डेवलप हुई है। अब हम कुछ मेजर अचीवमेंट्स को एक बार देख लें। पहला अचीवमेंट था सेमीडॉफ वीट और राइस की वैरायटी का रिलीज़ होना, जिसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन संभव हो पाया। सेमीडॉफ वीट की वैरायटी थी कल्याण सोना और सोनालिका, और सेमीडॉफ राइस की वैरायटी थी TN1 एंड IR8। नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन्स। नॉर्थ इंडियन केन्स हार्डी थे, रोबस्ट थे, लेकिन शुगर की मात्रा उसमें कम थी। ट्रॉपिकल नोबल केन्स में शुगर तो था, लेकिन वह नॉर्थ इंडिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। इसलिए बार्बर और वेंकटरमन ने नोबल केन्स के कैरेक्टर्स को इंडियन केन्स में ट्रांसफ़र करने का काम किया। इसे नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन्स कहते हैं। हाइब्रिड मेज़ की कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं विवेक मेज़, हाइब्रिड 9, मालविया हाइब्रिड, मक्का 2, विवेक QPM 9। कंपोजिट मेज़ की वैरायटीज़ मंजरी, विक्रम, सोना, किसान और रेणुका है। तो हाइब्रिड और कंपोजिट होता क्या है, ये मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स में बताया है। हाइब्रिड सोरघम की पहली वैरायटी थी CSH1। हाइब्रिड पर्ल मिलेट की पहली वैरायटी थी HB1। हाइब्रिड कॉटन इंडिया में ही बनाया गया और इसकी वैरायटीज़ हैं H4 और वारा लक्ष्मी। H4 इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है, जिसमें गॉसिपियम हिरसुटम स्ट्रेन को यूज़ किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वारा लक्ष्मी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसमें गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बाडेंस, इन दोनों स्पेसीज़ को क्रॉस किया गया। मॉलिकुलर ब्रीडिंग में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, दैट इज़ मास के थ्रू इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1, इम्प्रूव्ड सांबा मैसूरी, स्वर्णा सवन जैसी राइस की वैरायटीज़ रिलीज़ हुई है। मार्कर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि क्रिकेट इज़ अ मार्कर फॉर सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट नाम सुनते ही हम सचिन को याद कर लेते हैं। अगर कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर दे तो उसे मार्कर कहते हैं। ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ में बीटी कॉटन की वैरायटी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है PAU BT1 F1 861 एंड RS 2013। ये तीनों वैरायटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा बिकॉज़ ये फर्स्ट इंडियन बीटी कॉटन हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। ICR ने इन तीनों वैरायटीज़ को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कल्टीवेट करने को अलाउ किया है। एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, तो प्लांट ब्रीडिंग के भी कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। पहला नेगेटिव कंसिक्वेंस है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन में यह होता है कि जब अवेलेबल वेरिएबिलिटी हटने लगे तो उसे जेनेटिक इरोजन कह सकते हैं। लोकल वैरायटीज़ को हटाकर इम्प्रूव्ड वैरायटी के इस्तेमाल से जेनेटिक इरोजन होता है। दूसरी प्रॉब्लम है
Narrowing of genetic base. Genetic base is the available genetic variability in any species. जब एक ही वैरायटी को यूज़ कर नई वैरायटीज़ बनाई जाए तो वो नैरोइंग जेनेटिक बेस में आता। अब इसी नैरो जेनेटिक बेस की वजह से प्लांट्स माइनर डिजीजेस से ससेप्टेबल हो जाते हैं। अगला प्रॉब्लम है ईल्ड प्लेटो होना। हम इस ईल्ड प्लेटो के दौर में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ईल्ड नहीं बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम ईल्ड अटेन की जा चुकी है। क्रॉप्स के वाइल्ड रिलेटिव्स से ईल्ड के वेरिएबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश जारी है। चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। विल्मोरिन ने प्रोजेनी टेस्ट दिया था शुगर बीट प्लांट पे वर्क करते हुए। निल्सन एहले ने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन दिया। जोहानसन ने प्योर लाइन थ्योरी दिया प्रिंसेस वैरायटी ऑफ फ्रेंच बीन पर काम करते हुए। जोहानसन की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें। थॉमस फेयरचाइल्ड ने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड फेयरचाइल्ड्स म्यूल बनाया 1717 में। ग्रेगर जॉन मेंडल्स का वर्क पब्लिश हुआ 1866 में एंड he died in 1884. Take care of the spelling of Gregor John Mendel. कार्पेचेंको ने रैफिनोब्रासिका बनाया 1928 में। कार्लसन ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया। हेरिटेबिलिटी क्या है? वह रेशियो है जेनोटिपिक वेरिएंस और फेनोटिपिक वेरिएंस का। जेनोटिपिक वेरिएंस वो वेरिएंस है जो हमारे जेनोटाइप में प्रेजेंट है। फेनोटिपिक वेरिएंस इन्वायरमेंटल वेरिएंस और जेनोटिपिक वेरिएंस का सम होता है। तो इसलिए वी कैन से दैट हेरिटेबिलिटी इज़ Vg अपॉन Ve प्लस Vg। मुलर ने म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे किया था। क्रोमोसोम डबलिंग एक्शन कोल्चिसिन का ब्लैकस्ली और नेबल ने दिया था। वीट फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी PPD1 और PPD2 जीन्स की वजह से है। फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी मतलब यह है कि सनलाइट की जितना ड्यूरेशन है उस पे वीट का प्रोडक्शन डिपेंडेंट नहीं है, वीट की फ्लावरिंग डिपेंडेंट नहीं है। खेसारी सीड्स में न्यूरोटॉक्सिन बोआ है BOAA। चेक्स किसे कहते हैं? दैट इज़ द एग्जिस्टिंग बेस्ट वैरायटी, या फिर कोई भी ऐसी वैरायटी जिससे हम अपनी प्रोड्यूस करने वाली जो प्लांट्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। सीड्स जो फार्मर को सोल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो सर्टिफाइड सीड और ट्रुथफुल लेबल सीड्स हैं। सेमीडॉफ वीट वैराइटीज़ नॉर्मनी बोरलॉग ने CIMMYT मैक्सिको में बनाया था। उन्होंने नोरिन 10 को डॉफिंग जीन के लिए लिया था और वो एक जापानीज़ वैरायटी है। रिमेंबर दिस कि नोरिन 10 एक जापानीज़ वैरायटी है और यह वीट में यूज़ किया गया था। वीट की डॉफिंग जीन्स RST1, RST2 और RST1 प्लस RST2 जो है वो ईल्ड को इंक्रीज़ करा देती है बाय 15%। इवन दो ये RST का एक साइड इफ़ेक्ट है, बट फिर भी ये ईल्ड इंक्रीज़ करा देता है। RST3 और RST8 लॉगिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लॉगिंग टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन RST और PPD जीन्स का है RST1 प्लस PPD1 और PPD2 और RST2 प्लस PPD1 और PPD2। PPD1 और PPD2 अगर दोनों एक ही प्लांट में आ जाए तो ईल्ड में कमी हो जाती है। इसलिए वी प्रेफर कि
किसी प्लांट में या तो PPT1 ही रहे या PPD2 रहे। RST जीन्स इनकोड करते हैं डेला प्रोटीन्स जो कि जिबरेलिन को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं। DG वूजन is the dwarf early maturing variety of japonica rice from Taiwan। तो DG वूजन क्या है, वो ताइवान से लाया गया है। TN1 ताइवान का है। IR8 इरिका वैरायटी है और ये रिलीज़ किया गया था इंडिया में 1966 में। जिबरेलिन के कम प्रोडक्शन से प्लांट लंबा नहीं हो पाता, मतलब वो टॉल नहीं बनता है और इसी वजह से प्लांट में लॉगिंग नहीं होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न RST जीन्स प्रोवाइड लॉगिंग रेजिस्टेंस। IR8 इज़ कॉल्ड द मिरेकल राइस। ये क्वेश्चंस में आता रहता है। एंड इसके पेरेंट्स हैं DG वूजन जो एक डॉफ वैरायटी है और पीटा इज़ अ टॉल वैरायटी फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडियन केन सैकरम बार्बरी है। ट्रॉपिकल नोबल केन सैकरम ऑफिसिनेरम है। इसी सैकरम बार्बरी और सैकरम ऑफिसिनेरम को क्रॉस करके नोबल केन्स प्रोड्यूस किए गए थे बाय वेंकटरमन एंड बाबर। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन गॉसिपियम हिर्सुटम के स्ट्रेन से बना था, वो है H4 और ये इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ये 1970 में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। वारालक्ष्मी इज़ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ कॉटन और ये गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बार्बाडेंस के क्रॉस से बना है। स्वर्णा सबवन में सबवन जीन है जो कि सबमर्जेंस टॉलरेंस प्रोवाइड करता है इस राइस की वैरायटी में। सदर्न लीफ ब्लाइट ऑफ मेज ये कॉज होता है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस से। ये हाइब्रिड मेज को ससेप्टेबल बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CMS-T दैट इज़ द टेक्सास मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म। ये चीज़ मैं जब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पढ़ाऊँगी तब डिस्कस करूँगी, बट ये अभी फ़िलहाल याद करने के लिए मैंने कह दिया है बिकॉज़ ये नैरोइंग ऑफ जेनेटिक बेस में आता है जिसकी वजह से माइनर डिजीज़ेस भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। बाजरा हाइब्रिड्स ससेप्टेबल हैं डाउनी मिल्ड्यू एंड एर्गॉट डिजीज़ से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ TIF23A। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। आई एम ईगरली अवेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। थैंक यू।